आज आप लोगों को जो बुलाने का मकसद है वो ये कि एक तो ये कि यार थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पे बात कर ली जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल जो है आप लोगों का वो भी देख लिया जाए, और दूसरा ये कि मैं रिकमेंड करूंगा जो मेरा पोस्ट रिजल्ट बैच स्टार्ट होगा उसकी पहली क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। हाँ, पहली क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि पहली क्लास में पढ़ाई कम होती है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें होती हैं, तो एक्स्ट्रा बातें अक्सर जो है काम की होती हैं। अगेन मैं इतना बिलीव नहीं करता कि पहले दिन ही सारी बातें कर ली जाए। मैं जो हूँ एज द कोर्स गोज ऑन बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, मतलब लेकिन ये कि 15-20 मिनट का शुरू का जो लेक्चर होता है वो भी जो है बाद वक्त थोड़ी सी कोई ऐसी चीज़ आपको पता चल सकती है जो आपके अंदर एक डेफिशिएंसी है वो आप उसको ओवरकम कर लें। अच्छा देखिए, अब जो है कितना टाइम आप लोगों के पास रह गया है? 4 महीने आप लोगों के पास। कैसे? मई जून जुलाई अगस्त 3.5 महीने से ऊपर है, सही है, करीब 3.5 महीने से ऊपर। सबसे पहले देखें यहाँ पे आके ना जो सबसे पहली चीज आप लोगों को करनी होती है, देखिए रिजल्ट मैं खुद क्या करता था, मिसाल के तौर पर मैंने 3 पेपर दिए मैं, सही है, तो मैंने पेपर दिए ना, मुझे पता है कि क्या होगा, तो मैं प्रोबेबिलिटी बनाता था कि अगर फिर से मेरे 2 रुक गए तो मैं क्या कौन से सब्जेक्ट उठाऊंगा, 3 रुक गए तो क्या करूंगा, अगर 1 रुक गया तो 1 के साथ कौन सा उठाऊंगा, अगर 3 रुक गए तो मेरा क्या होता था, जैसे आप लोग तो मॉड्यूल सिस्टम नहीं है, मेरा क्या होता था, भाई 3 रुक गए पूरे 3 के 3 दोबारा दे दो, सही है, अगर 1 रुका तो 1 ये प्लस 2 नेक्स्ट उसके दे दो। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैं जो हूँ पहले से मेरा प्री डिसाइडेड होता था। ऑन द डे ऑफ रिजल्ट यू शुड बी क्लियर इनफ कि आपकी अगली अटेम्प्ट के पेपर कौन से होंगे। इसमें एम्बिग्यूटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी अगली अटेम्प्ट के पेपर कौन से होंगे। ये सबसे पहला मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस है कि आप लोगों की सबसे पहले क्या क्लैरिटी होनी चाहिए। बच्चा करता क्या है, 3 पढ़ रहा है, 3 का इरादा किया, एंड में 2 पढ़े, दे के 1 आया, या 2 भी दे के आया तो 1 बगैर पढ़े 1 पढ़ के दे के आया। ये मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि मैं 2 पढ़ूंगा, 1 दूंगा, 1 पे कम तवज्जो दूंगा, 2 पढ़ूंगा और 1 को फुल स्ट्रेंथ से पढ़ूंगा, 1 को हल्की स्ट्रेंथ से पढ़ूंगा। ये फुल हल्की नहीं होता। अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो 2 पेपर आपको फुल स्ट्रेंथ से देने चाहिए। अगर आप 3 दे रहे हैं तो 3 आपको फुल स्ट्रेंथ से देने चाहिए। सबको इक्वली टाइम देना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके 3 पेपर हैं, 1 2 3, आपने कहा यार ये 2 को मैं फुल टाइम दूंगा, ये इसको मैं कम टाइम दूंगा। अब कम टाइम देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे पास होने की कम हो जाती है। कितनी? मिसाल के तौर पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 30% हो गई। इनकी क्या है आपकी? इनकी आपकी होती है 75 to 100% होती है। तो आप टाइम दे रहे हैं ना इनको, पढ़ता बंदा क्यों पास होने के लिए पढ़ता है ना, टाइम दे रहे हैं मतलब आप इसको प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं एज पर टीचर इंस्ट्रक्शन। अभी 30% में भी आप टाइम तो एलोकेट कर रहे हैं ना, इसकी क्लासें भी ले रहे हैं, सही है, इसको आप जो है याद भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं अपनी जुगाड़ी तरीके से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने पूरे 200 घंटे को एलोकेट किया, 200 घंटे में आपने क्या किया, 75 आवर यहाँ दिए, 75 आवर आपने जो है इसको दिए, सही है, और आपने क्या किया, आपने 50 आवर इसको दिए जिसको आपको पास करने की नीयत नहीं है आपकी, सही है, या आपने कहा ऐसे तुक्का मार दूंगा। अब यार मिसाल के तौर पे इसने तो फेल होना ही है, चांसेस ज्यादा है इसके फेल होने के। अब यार क्यों ना अब ये 50 आवर भी इसमें लगा दें कि इनकी प्रोबेबिलिटी 75 से 100 हो जाए। ये स्ट्रेटेजी बच्चे अक्सर एक अरसे से चला रहे हैं, हमारे टाइम पे भी चलती थी, हमारे टाइम से पहले भी चलती थी, ये आज भी चल रही है। सीए फाइनल में तो बहुत ज्यादा चलती है कि टैक्स की बस क्लासें लेके बैठ जाऊंगा और लॉ और एफएफआर तरीके से दूंगा, या कोई भी एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन बनाया उसमें ये 3 पढ़ूंगा 2 दूंगा। तो भाई जब तीसरे में आपकी पास करने की ही नियत नहीं है, या जब आपने ऐसे ही जाके बैठना है, तो भाई उसका टाइम भी तो इनको एलोकेट कर दो कि इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। ये बेवकूफी कभी ना किया करें कि ये जो है मैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ के दूंगा, थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता। अगेन यू हैव टू मैच द स्टैंडर्ड ऑफ आईकेप। आईकेप का स्टैंडर्ड आपका मैच करना है, उसने अपना स्टैंडर्ड काफी बढ़ा दिया है कैफ का। बहुत सारी वजूहत है, इनफ्लो ज्यादा है नंबर 1, सही है, इनफ्लो ज्यादा है, उसको मैनेज करना है। नंबर 2 स्कीम बहुत फ्लेक्सिबल है, मॉड्यूल सिस्टम नहीं है। पहले ABCD होता था, A का 1 पेपर रुक गया C में नहीं बैठ सकते, B का 1 पेपर रुका हुआ D में नहीं बैठ सकते। ऑल्दो अभी ले आया है, लेकिन अब तो 2 में तोड़ दिया ना यार, 2 में तोड़ दिया ना, पहले तो 4 में टूटा हुआ था। कैफ नहीं था उस वक्त, C इंटरमीडिएट कहलाते थे, कैफ तो 2014 से शुरू हुआ, सही है। तो अगेन स्कीम फ्लेक्सिबल है। देखो स्कीम में थोड़ा सा वो लचक लाया ना, वो इसीलिए लाया कि बच्चा थोड़ा देर से निकले। अब मिसाल के तौर पर किसी 2 पेपर रुक गए, पहले क्या करता था वो 2 पेपर और दे देता था, अब वो 2 नहीं दे सकता, अब वो 2 नहीं दे सकता, सही है, अब वो 2 वही देगा, सही है, अब वो 3 नहीं दे सकता,
बच्चे ने 4 दिए, 4 दिए, अब 4 दिए, अब उसके मिसाल के तौर पे 2 निकल गए, अब वो चाहे दोबारा 3 दे या 4 दे, वो जा ही नहीं सकता। ये थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं बैरियर लाया है, क्या ये बैरियर इससे से लाया है कि यार चलो थोड़ा बच्चा तो पीछे हटेगा। और मिनिमम भी रिक्वायरमेंट 3 पेपर ही कर, मिनिमम भी रिक्वायरमेंट 3 पेपर ही कर दी कि वो थोड़ा सा हल्कापन भी खत्म कर दिया, 3 तो 2 और थोड़ा सा टफनेस लाओ ताकि टाइम मैनेजमेंट में बच्चों को मुश्किल हो, क्लासों में थोड़ा सा उलझे। अगर नहीं ये थोड़ा सा मॉड्यूल सिस्टम वो दोबारा नहीं लाया, लेकिन एक थोड़ा सा एक झलक जो है ना चीज़ की लेकर आ गया है, थोड़ा बहुत मॉड्यूल जैसी झलक लेकर आ गया है। रिस्ट्रिक्शन लगाइए, सही है, और मिनिमम पेपर की भी रिस्ट्रिक्शन लगाइए, 2 रिस्ट्रिक्शन लगाइए ताकि बच्चा थोड़ा पीछे हटे। अभी देखो ग्रुप 2 में बच्चा नहीं है, क्यों? FAR 1 का रिजल्ट बुरा है, टैक्स रिजल्ट बुरा है, सबसे खराब लेकिन कंपनी लोग का 21.96 रिजल्ट आया परसेंटेज, वो तो आना ही था। ये पेपर था इस दफा, पेपर को मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह बुध वाली क्लास में, जरूर आना, पेपर को मैं डिस्कस करूंगा। देखो पेपर में जो बल्कि मैं वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो देखो होनी चाहिए ना यार, अपना क्या नाम है तुम्हारा? रेयान, ये भूला नहीं था मैं। रेयान देखो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, जो और बच्चे जो हमारे सुन रहे हैं, यार लोग क्लैरिटी। अगर आप क्लियर नहीं हो ना तो यार ये एक डेंजरस सिचुएशन है। यू शुड बी क्लियर कि आपको पेपर कौन से देने हैं। और दूसरी बात देखो, अगर आप ये पुराने पेपर कोई हैं जो आपने पढ़े हुए और आप उसको दोबारा दे रहे हो, सही है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि उसमें आपने एक चार्ट बनाओ कि भाई मुझे इस महीने में, मिसाल के तौर पे मई में और जून में उसको पूरा कंप्लीट कर देना है एक दफा। प्रैक्टिस पेपर है तो वो तो बहुत आसान होता है। FAR 1 है, दो टॉपिक उठा लो हफ्ते के, 15 दिन के 2 उठा लो, बड़े बड़े टॉपिक उठा लो, 8-10 टॉपिक कर, हफ्ते के 2 टॉपिक उठाओगे तो FAR 1 मई में तुमने 4 टॉपिक कर लिए, जून में तुमने 4 टॉपिक कर लिए, 8 टॉपिक। हफ्ते में 1 उठाओगे तो सही 4 कर लोगे, 15 दिन में 2 8 टॉपिक भी मेन कर लिए, वो 8 टॉपिक तुम्हारे जो है 80-85 नंबर उठा लेंगे, 80 नंबर की तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। इतना टैक्स है, टैक्स में आपने देख लिया भाई मुझे इनकम टैक्स करना है मई में, सही, इनकम टैक्स मई में करना है और सेल्स टैक्स जून में करना है। इनकम टैक्स से मेन सेक्शन कर लिए जो बहुत भारी है, इनके एग्जाम में जाना है, सेल्स टैक्स से कर लिया, आपने कहा ये मेरे कवर हो गए, तकरीबन कोई 75 से 80% हो गए, सही। फिर जो आपका जुलाई का महीना होगा, जुलाई का जो महीना होगा उसमें जो इसमें से अनइम्पॉर्टेंट चीजें थी जो आप उस वक्त छोड़ के आए थे, आप उसको कर लो कि भाई अब जो रिमेनिंग मिससेलेनियस था जो मेरा 20 नंबर कवर होगा वो कर लो। इससे क्यों जुलाई में हल्का रख रहा हूँ? जुलाई में हल्का इससे रख रहा हूँ कि आप लोगों के जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं ये पीक पे होती हैं। जुलाई हमेशा महीना पीक का होता है, हर टीचर भाग रहा होगा, सही है, तो आपके पास क्लासेस में बहुत ज्यादा इंगेज रहोगे। अगर यहाँ ज्यादा ये दोनों को यहाँ ज्यादा करोगे तो ये क्लासेस मिस होंगी, फिर वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के चक्कर में जाओगे, यार अभी ले लूंगा अभी ले लूंगा, वो अभी ले लूंगा के चक्कर में एंड में वही पेपर से जो कुछ दिन पहले फेसबुक की पोस्टें चल रही होती है कि भाई इतने लेक्चर पेंडिंग, इतने लेक्चर पेंडिंग, आपके कितने पेंडिंग, मेरे कितने पेंडिंग, वही वाला हाल आप लोगों का भी होगा। उस हाल से बचना है। ज्यादा प्रेशर दो मई जून में, वो पेपर को जो रुक गए, वो पेपर को जो रुक गए जो तुम दोबारा दे रहे हो, रीअपेयर हो रहे हो, उनमें ज्यादा दो यहाँ, और जो एग्जिस्टिंग पेपर जो चल रहा है उनको थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ दो। उनको मेन टाइम जो दोगे तुम एग्जिस्टिंग पेपर को या लॉ जो भी कह लो आप, वो आप दोगे जुलाई में और अगस्त में। उनको आप यहाँ फुल फोकस टाइम दो। अगस्त में अगर सबको ही दोगे आप, ये वाला महीना जो है आपका जो एग्जिस्टिंग 1 या 2 पेपर है आपके वो करो। अगर आपका 3 पेपर का कॉम्बिनेशन है, अगर आपका 2 पेपर का कॉम्बिनेशन है तो आप यूं लेके चलो, 2 पेपर मतलब 2 एग्जिस्टिंग 1 पुराना, सही है। मिसाल के तौर पे आपका एक एग्जिस्टिंग पेपर कौन सा है, कोई भी उठा लें, FAR 1 उठा लें, मिसाल के तौर पर किसी का एक पेपर एग्जिस्टिंग है तो जब रिपीट है, ये दो मैं कह रहा हूँ रिपीट है, सही है, ये न्यू है एग्जिस्टिंग पेपर। अगर आपका ये रिपीट है सिर्फ, सही है, और आपके एग्जिस्टिंग जो है वो 2 हैं, मिसाल के तौर पे एक C लॉ कर लेते हैं, एक कोई भी कर लेते हैं, कॉस्टिंग कर लो, B लॉ कर लो, कोई भी कर लो। अब इसको क्या करना है आपको इसको जून की 15 तारीख तक आपने इसके सारे टॉपिक खत्म कर देने। यहाँ आपने इसके 4 से 6 टॉपिक करने, सही है, 4 टॉपिक यहाँ करने हैं, 6 कर लो जो भी है, यहाँ पे 2 या 3 करके इसको जून की 15 तारीख तक एक रिवीजन साइकिल घुमा दो, खत्म कर दो। और ये आसान होता है, आसान होता है। आपने रजिस्टर उठाए, कॉन्सेप्ट देखा, रजिस्टर बंद किया, अगले दिन जो है उसके पास से कर लिए,
ये जो सर के सवाल से स्टार्ट किया, बेसिक बेसिक 2-3 करे, तो आपको सारी बेसिक करने की जरूरत तो नहीं ना। जो ट्रिकी अच्छे बेसिक चीज में कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, सॉरी कंसोलिडेशन एफआईआर 1 में तो नहीं है, जो टॉपिक्स है, जो मेन कॉन्सेप्ट्स के जो सर के प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कर लिए, उसके बाद डायरेक्ट पास पेपर में चलेगा। पास पेपर सेलेक्टेड कर लिए, अच्छे बड़े तगड़े पास पेपर। और आप लोग जब रिपीट करोगे ना, देखो मेरी बात हमेशा याद रखो, जब किसी सब्जेक्ट को रिपीट करते हो तो बिल्कुल हल्के सवाल करना बेवकूफ़ी होती है। वो आप अंदर ही अंदर खुश तो हो तो भाई हमने सवाल कर लिए, लेकिन वो आईक्यूब का स्टैंडर्ड नहीं है। जब एक सब्जेक्ट पहली दफा पढ़ रहे होते हो तो आपको टीचर यहाँ से उठा के यहाँ आता है। अब आपने दूसरे को पढ़ना है, अपने यहाँ से नहीं आ रहा, अपने यहाँ से आना है। यहाँ के सवाल एक देख लिए, बस पेपर फ्लिप कर लिए, पेजेस फ्लिप कर देख लिए, तो ये आपने यहाँ से डायरेक्ट शुरू करना है। यहाँ से करके यहाँ नहीं, यहाँ से करोगे तो टाइम लग जाएगा। फिर दोबारा बच्चों वाले सवाल करोगे 2-2 लाइनों वाले, फिर वो 4 लाइनों वाले करोगे, फिर 6 लाइनों वाले करोगे, फिर एक पेज वाला सवाल करोगे, फजूल में टाइम वेस्ट करोगे। कॉन्सेप्ट देखो टीचर के प्रैक्टिस क्वेश्चन से, डायरेक्ट आईक्यूब के पास पेपर पे आओ और मीडियोकर पास पेपर से स्टार्ट करो और ऊपर तक चले जाओ। सही है? तो जब भी ये टॉपिक्स आपको टाइम नहीं लगेंगे। ये जो आपके टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आप में आप टीचर के साथ चलो, टीचर के साथ चलो। यहाँ भी आप टीचर के, सिर्फ टीचर जो करा रहा है बस वो करो, पढ़ के आ जाओ, रीडिंग कर लो। ये दोनों महीने जो है आप, ये दोनों महीने जो है यहाँ आपने जो है पास पेपर प्लस लर्निंग। अगर प्रैक्टिस सब्जेक्ट है तो लर्निंग नहीं होगी, सिर्फ पास पेपर होगा। अगर थ्योरी सॉरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो सिर्फ पास पेपर होंगे, अगर थ्योरी सब्जेक्ट तो लर्निंग प्लस पास पेपर। ये दोनों महीनों में आपने करना है, ये दोनों महीने आपने ज्यादा इसको डेडिकेट करना। और ये आखिरी तो है, ये सबका रिविजन होगा, सबका रिवीजन होगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपके 3 पेपर इस तरह के हैं और अगर आपके 3 पेपर इस तरह के हैं, ये मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कोई सवाल? सर पेपर के मुताबिक एक सवाल था, कंपनी लोगों के रिजल्ट सबसे खराब क्यों आ रहे हैं? ये सबसे खराब इस वजह से, मैं अगर ये वहाँ डिस्कस करूंगा, मैं तुम बुध वाली क्लास में आना, मैं कॉम्प्रिहेंसिवली पेपर को सामने रख के डिस्कस करूंगा। पेपर अभी क्यों डिस्कस करेंगे? सिलेबस तो कंप्लीट हो। हाँ, सिलेबस तो कंप्लीट होने दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे ना पेपर। नहीं पेपर मतलब मैं पेपर सामने रख के बताऊंगा कि ये सवाल मुश्किल था, ये आसान था, यहाँ टेस्ट ऑफ नर्व्स थे, ये सिर्फ दिमाग से खेला गया आपसे। यहाँ आपको बिल्कुल प्लेट में रख के दिया गया, प्लेट में रखे वाले नंबर अगर आप उठा लेते तो आपको जो वहां से मैं जो वो बात करता हूँ ना 100 वाली, मैं उसको बाइफरकेट करके बताऊंगा पेपर के हिसाब से कि 20 जो है वो इजी हैं। कहाँ थे वो इजी नंबर? सही है। 50 जो होगा वो मीडियोकर होगा, और ये क्या होगा? ये टफ होगा। 20, 50, 70, 30 ये टफ होगा, ये टफ भी दिखाऊंगा। कहाँ मीडियोकर था, कहाँ प्लेट में रख के दिया था। इसमें से तुम्हें कितने लाने हैं? इसमें से तुम्हें कम से कम भी 18 से 20 लाने हैं। यहाँ 10-12 नंबर लाके नहीं चलेगा। यहाँ तुम्हें कितने लाने हैं? 5, बस 5 से 10 बहुत है, बहुत है, नहीं चाहिए वहां से नंबर। वो पूरे पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। हर एवरेज बच्चा जो बैठा होगा उसके लिए मुश्किल है। सही है। और यहाँ से तुम्हें कितने लाने हैं? यहाँ से तुम्हें लाने हैं, इसके ला लो तुम 30 नंबर ले आओ। मीडियोकर में से भी गलतियां करूं, 30 नंबर कितने हो गए? 30 प्लस 15 भी लगा लो, प्लस 5 50 हो गए। ये आपको तरीका आना चाहिए ताकि आप ये वाले नंबर देख के आपके हाथ पाँव ना फूले। 10 नंबर के सवाल, पहले ही सवाल उसने बुझानी थी बच्चों की, बच्चों ने वहीं हाथ पैर छोड़ दिए कि 10 नंबर गए तो 90 बच गए। आगे एक और देखा, वो भी मुश्किल था, ये भी 10 गए, 80 बच गए। अरे जाने दो उनको, जाने दो। जो आगे जो प्लेट में रख के लिक्विडेटर इधर उधर के सवाल जो उसने दिए थे वो करो। आती हुई चीज पेपर में गलत करके आओगे फेल होगे, आती हुई चीज सही करके आओगे पास हो जाओगे। आती हुई चीज क्या होती है तुम्हारी? ये तुम्हारी आती हुई चीज है, ये इसका एक पोर्शन तुम्हें आता होगा। ये सवाल किस तरह के होते हैं? ये स्ट्रेट नहीं होते, ये स्ट्रेट नहीं होते, लेकिन इसमें से नंबर गेन करना आसान होता है। मतलब एक सवाल 5 नंबर का है, तुम 0 नहीं ले सकते इसमें से, इसमें तुम 0 ले सकते हो, इसमें से 0 नहीं, इसमें से 5 में से 3, किसी में 5 में से 3 आ गए, किसी में 3 में से 1 आ गया। सही है। किसी में तुम्हारा जो है 6 में से मिसाल के तौर पे 4 आ गए। सही है। किसी में तुम्हारे 5 में से 3 आ गए। ये यूं कॉम्बिनेशन बना के तुम्हारा 50 में से 30 बनेगा।
ये कैसे सवाल होते हैं? ये वो होंगे 5 में से 4, सही है, 3 में से 3, सही है, 4 में से 4, या बहुत से बहुत 3 एक नंबर कट गया। ये स्ट्रेट सवाल होंगे, आई कैप नंबर नहीं काटता स्ट्रेट सवालों में। आई कैप की मार्किंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने जो है स्ट्रेट सवाल, देखो बात होते हैं जजमेंटल सवाल, यहाँ जजमेंटल सवाल होंगे, यहाँ आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस भी कम होते हैं। ऑडिट में जजमेंटल सवाल बहुत होते हैं, ऑडिट में जजमेंटल सवाल बहुत होते हैं। लॉ में आपके पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो कंपनी लॉ हो, कि आपके वो नंबर नहीं काट सकता। मेजॉरिटी ऑफ द 80 से 85 या 90 नंबर तक के पेपर में वो आपके नंबर ही नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि वो आपसे जो जजमेंट भी ले रहा है वो भी एज पर लॉ है। ऑडिट में कहता प्रोसीजर पूछ रहा है, ऑडिट रिस्क बता दो। हो सकता है तुम जो चार्ज सोच के जाओ बोले तो कचरा है, ये तो मैं मांग ही नहीं रहा था, मुझे तो ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, काट लिए नंबर। यहाँ ये एडवांटेज उसके पास नहीं है, आपके पास एडवांटेज है मार्क्स स्कोर करने का। लॉ में आपने एज पर लॉ लिख दिया, वो काट ही नहीं सकता ना नंबर, क्या काटेगा नंबर? राइटिंग के नंबर कटते नहीं, स्पेलिंग का भी नंबर एक आदमी छोड़ देता है, वो नहीं काटता। हाँ होता कि मेजोरिटी आप स्पेलिंग ही, हर स्पेलिंग ही मिस्टेक कर रहे हो, वो एक अलग बात है, वो तो बहुत रेयर केस होता है, आप लोगों में का नहीं है वो केस, समझे? तो ये मैं चार्ट इंशाल्लाह उस दिन समझाऊंगा कि ये जो है आपको, ये मैं दिखाऊंगा पेपर से, ये क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर ये था। अगेन हो सकता है 20 ना हो सकता है 30 हो जाए, ये 40 हो जाए, ये 20 हो जाए, मिसाल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ रख के बता रहा हूँ। ये मैं बताऊंगा कि ये 50 कौन से थे, ये सब मैं आपको जो 85 नंबर की थ्योरी है, वो 85 नंबर की थ्योरी को मैं इस पर रख के बताऊंगा कि कैसे आप जो है नंबर गेन कर सकते थे, कैसे आप जो है इसमें आपने कहाँ पैनिक कर गए कि आपके साथ गड़बड़ इसमें हो गई है। वही मैं देख रहा था पूरे चार्ट में FAR1, FAR2, कॉस्टिंग, ऑडिट, सबका रिजल्ट कंपनी लॉ से ऊपर था। FAR1 का तो मैं समझ आया क्योंकि AFC का बच्चा आया था, कभी इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ा नहीं था, तो FAR1 में बच्चों को परेशानी आई थी। देखो आई कैप का ना हमेशा ट्रेंड रहता है जिगजैग, आई कैप जिगजैग चलता है। कभी रिजल्ट यहाँ आता है, बच्चे नल का खोलता है, कभी यहाँ आता है। आई कैप ये नहीं चलता, अब उसकी मर्जी है क्यों नहीं चलता इस तरह। ये शायद इसी वजह से है कि इनफ्लो बहुत है और थोड़ा सा एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट रखना चाहता है वो एज कम्पेयर टू ACCA। ACCA यूँ चलता है स्ट्रेट, मतलब उनका डिफिकल्टी का लेवल है वो वहीं टच करता है, वहीं रहता है। आई कैप एक दफ़ा ऊपर कहाँ चले जाता है, एक दफ़ा यहाँ ले आता है। सही, ये आई कैप की तबीयत का हिस्सा है और इसको आपको एब्जॉर्ब करना है। इसका एडवांटेज क्या होता है, देखो करना आपको क्या होता है, जब पेपर यहाँ आए ना, ये आपको कैश करना होता है, ये आता है हमेशा, वो यहाँ नहीं पूछता, उस पर भी लोड आता है, उसको भी पता होता है बच्चा डिमोटिवेट होकर बच्चा आएगा नहीं, भागेगा। सही है, वो भी यहाँ से नीचे लाएगा, यहाँ कहीं लेके आएगा। जब वो यहाँ कहीं लेके आएगा ना, तो आप उसको कैश करें, निकालें पेपर। ये आपको हर पेपर में मैंने इतने इस तरह के पेपर दिए हैं, हलवा तरीन पेपर पास हो गए, उससे एक टाइम पहले फेल हुए थे, होता है। मैंने कॉस्टिंग का पेपर दिया, मेरे 38-39 नंबर आए, उस वक्त पाकिस्तान के 100 बच्चे पास हुए थे। अगले टाइम मैंने दी, पास हो गया, उसमें 1200 बच्चे पास हुए थे। 100 बच्चे पास हो गए, 100 बच्चे पूरे पाकिस्तान से पास हुए थे, 100-120। कैसे? बहुत टफ था। और यहाँ जब 1200, अभी 1200 आ गया, ये 1200 में नहीं आता ना, तो ये मेरी हमाकत थी। यहाँ मुझे आ रहा था, यहाँ नहीं आया, चलो सही है, सिर्फ 100 है ना पाकिस्तान से, बहुत बच्चे फेल हुए, मैं भी हो गया। यहाँ अगर मैं नहीं आता ना, ये हिमाकत, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होनी चाहिए। अगली दफा अगर कंपनी लॉ का रिजल्ट मिस है, फॉर से 35% आता है, तो आपको उसमें फॉल करना है। आपको अपने स्टेटस इतना बढ़ाना है कि आप 35 में आए। सही है, 20% में नहीं आया, कोई बात नहीं, रह गया कोई बात नहीं, जो जिन के पेपर रुके हैं रह गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो आओ। अभी इस टाइम में पूरे 8 पेपर में से 30+ शायद से बिजनेस का हो गया और किसी। हाँ ऐसी है। देखो पूरा रिजल्ट तो बीकॉम में भी नहीं आता, मेरा बीकॉम 4 साल से नहीं हुआ, रुक रहा है पेपर। एक इकोनॉमिक्स रुक जाता है पार्ट 1 का, एक पार्ट 2 का उर्दू रुक जाता है, क्योंकि ना मेरी लिखाई अच्छी है, ना मुझे कट पेन यूज़ करना आता है, ना मुझे हेडिंग डालना आता है, सही है, और ना मैं पढ़ के जाता हूँ, और ना मुझे उर्दू पढ़ने का दिल चाहता है। तो मैंने आज से 3 साल पहले बीकॉम छोड़ दिया। सही है, तो बच्चे तो बीकॉम भी पास नहीं होते पूरे तो यार देखो, जो 100 में से जो है वो जिसे कहते हैं जो
एक्सीलेंट स्टूडेंट होता है वो तो हो गया आपका 20 से 25 होता है। बाकी जो बिल्कुल फारिग हैं एफ लिख देते हैं क्या है, मतलब उन्होंने या तो पढ़ा नहीं होता या ऐसे आगे बैठ जाते हैं यार, वो तकरीबन 30 से 40% होते हैं। और 15 से 20% बच्चे वो होते हैं जो पढ़ के फेल होते हैं ड्यू टू देयर पुअर स्ट्रैटेजी। ये तो पास से बंद नहीं करते, या तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते सब्जेक्ट को, या पास से वैसे करें जरा फंसे तो सोल्यूशन देखा फिर आगे उन्होंने कर लिया, यूँ अपने आप को खुश करते हैं। हम बहुत ये ज़्यादातर कब करते हैं, अकाउंटिंग की चीज़ों में। लंबा सवाल है यार, यहाँ तक तो पहुँच गए, थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं उसको, वो थोड़ा सा खोल के देखा, अरे वाह यार वो, अच्छा वो यहाँ तो खोल के देख लिया, आगे बढ़ गए। एग्जाम में जब वो वहाँ फंसते हैं वहीं रह जाते हैं। वो उनको ट्रिक नहीं आती कि आगे सवाल को किस तरह निकालें। कोई गलत फिगर लेके अज्यूम करके निकाल दो, उसके नंबर काटेगा ना, नीचे के जो देगा नंबर, उस कैलकुलेशन नहीं हो रही, जो फिगर चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए वो फिगर ऐसे अज्यूम कर लो, नंबर काटेगा वो, लेकिन नीचे के नंबर तो देगा। मेथड क्या, नीचे के नंबर तो देगा। अब तुम उस पर डग गए आगे ही नहीं बढ़ रहे, वो नीचे के जो नंबर मिल सकते थे वो भी रह गए। अगर सीए में जो है ना, जिसको पास होने की ट्रिक आ गई ना, वो थ्रू हो जाता है सीए में। सीए में पास करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ए लेवल वाला ज़्यादा करेगा, ओ लेवल ज़्यादा करेगा, मैट्रिक वाला ज़्यादा करेगा, अच्छे स्कूल वाला ज़्यादा करेगा। हम जब थे तो उस ज़माने में इंटीरियर सिंह के इतने बच्चे आते थे, बहुत एक 50 बच्चों की क्लास बनती थी, तो तकरीबन 15 से 20 इंटीरियर सिंह के होते थे, वो हमसे तेज होते थे। तेज इन द सेंस कि यार वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे और उनको ट्रिक पता चल जाती थी कि यार हाउ टू पास द एग्जाम। मेहनती भी हाउ टू पास द एग्जाम जो आपको जिस दिन पता चल गया। मैं बताऊँ ना, मेरे सीए फाइनल के मेरा आखिरी के 4 पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले। मैंने अपने आप पे अफसोस किया कि यार काश ये स्ट्रेटेजी में पीछे ले जाता तो मैं भी सीए 5.5-6 साल में कर लेता। हाँ एग्जैक्टली, कि आपको एग्जाम में किस तरह से नंबर निकालने हैं, ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक चीज नहीं आ रही, जाने दो, भाड़ में जाए, जितना आता है उसको दिल से करो, उसको दिल से करो। और पढ़ने के पहले मैं भी ये कहता था, सवाल देखा जहां अटका उसका सोल्यूशन देखा, सॉल्व कर लिया। पेपर में नंबर आ रहे हैं 38, 37, 35, तो ज़ाहिर है अब आप जब इस तरह अपने आप को करोगे, आपने अपने आप को टफ सिचुएशन में डाला ही नहीं, आप तो जहां फंसे आपने सोल्यूशन देख लिया, तो ये चीज़ें तो होंगी ना। अब बच्चे क्या करते हैं, सीए फाइनल में बहुत होता है, इंटरमीडिएट पे इतना नहीं होता कि वो आईसीडब्ल्यू के सवाल, एसीसी के सवाल, मैंने आज तक किसी एक बॉडी के सवाल नहीं किए, मैं भी आपके सामने क्वालिफाइड कर रहा हूँ। ये कभी क्राइटेरिया नहीं होता कि आप नंबर ऑफ सवाल बढ़ा दो। हाँ, टीचर कोई अच्छा सवाल लेकर आ रहा है, सीए फाइनल में जब आप इंशाल्लाह जाएंगे, टीचर अच्छे सवाल कराते हैं, आईसीडब्ल्यू के कराते हैं, एसीसी की भी कुछ होते हैं जो समझते हैं कि यार आईके एसीसी का समय ट्रेंड अलग है, 25-25 नंबर के 2 आते हैं, 50 नंबर का एक सवाल आता है, तो वो ट्रेंड हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब भी टीचर अकाउंटिंग वगैरह में वो सवाल कराते नहीं, लेकिन आईसीडब्ल्यू का पैटर्न हमारे जैसे होता है, 15 नंबर 20 नंबर के सवाल, तो बहुत आपको खुद वो सवाल कराएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता नंबर ऑफ सवाल। अब बच्चा कहता है कि सर हमें प्रैक्टिस की बुक दे दें, और पापा ये तो करो, पहले ये तो करो, ये सही करोगे, खत्म, प्रैक्टिस की बुक का क्या करोगे। अब अगर तुम ये भी कर रहे हो, यहाँ भी गलती है, फिर तुम प्रैक्टिस बुक में गए वहाँ भी गलती है, तो फिर टाइम ज़ाया कर रहे हो ना अपना। देखो आपका लर्निंग कर्व होना चाहिए ना, आप यहाँ से यूँ जाओ, अगर आप यहीं अटक गए हो कि 50 सवाल भी कर लो, बेकार है ना वो सवाल आपके, समझ रहे हो ना। अगर आप ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर क्या फायदा नंबर ऑफ सवाल आप पढ़ा रहे हो। आपका ये टेस्ट भी ले लिया जाए, आपका वो टेस्ट भी ले लिया जाए, जो करा रहे हैं पहले टीचर पे एक बिलीव रखो। मेरे पास अभी मैसेज आया एक बच्चे का, वो कह रहा है उम्रे पे गया हुआ था वो, तो उसका पेपर ना बहुत रुक रहा था, बिजनेस लॉ का, सॉरी कंपनी लॉ का बहुत रुक रहा था उसका पेपर। तो उसने मुझसे जो है पढ़ा था, तो उसने मुझसे पढ़ा, फिर लास्ट टाइम उसने शायद दिया नहीं था, इस दफ़ा उसने दिया, तो उसने मुझसे पेपर वगैरह चेक कराए, और ये कि बहुत सारी चीज़ें फ़ोन कॉल पे उस पर पूछता रहता था। एक दो सीटिंग भी उसने मेरे साथ करी थी कि सर ये सर वो, तो उसका मेरे वहाँ से उम्र से मैसेज आया, कह रहा है कि सर आपका जो है मैंने वहाँ पे भी दुआएं करी आपके लिए। मतलब एक बहुत जैसे कहते हैं दिल बड़ा हो जाता है बंदे का कि यार, लेकिन देखो वो दुआ उसके दिल से निकली, क्यों, वो रुल रहा था पेपर में, रुल रहा था, पढ़ा, उसने पास हो गया। टू वे ट्रैफिक है ना। अब देखो मैंने अपनी अप्रोच से पढ़ा, वो ये कहते हैं कि सर आपकी अप्रोच बड़ी बेहतरीन थी, आपकी अप्रोच से मुझे बहुत फायदा हुआ, मैं इस अप्रोच से नहीं पढ़ रहा था कभी भी, आपकी अप्रोच को फॉलो करो। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग तो कर रहे हो, 3 जैसे तुम्हारा ट्रैक अच्छा चल रहा है, अब इसको साथ लेके चलो, सही है, 2-3 चैप्टर और करोगे मेरे साथ तो और जो है इसको जो है ना पक्की हो जाओगे। अप्रोच सेम रखो। अगेन मैं फिर वही कहूँगा
कि जिस तरह मैं पास पेपर कहता हूँ उस तरह पास पेपर करो, देख के करो, देख के करो। अभी टाइम है सॉल्व करना सीखना। याद कर लो कंपनी का बहुत छोटा कोर्स है, तुम्हारे जैसे कंपनी लॉ बी लॉ है ना, ये बहुत छोटे कोर्स है। बी लॉ तो निक्का सा कोर्स है यार। बी लॉ अगर तुम सुबह उठो और शाम तक करो, यकीन करो 10 दिन में लॉ खत्म कर लोगे बी लॉ। याद करने की सिर्फ बात करो। अगर तुम सुबह उठो 9 बजे, 10 बजे से स्टार्ट करो और शाम के 6 बजे तक पढ़ो नॉन स्टॉप, मतलब नमाज और खाने का ब्रेक के साथ, तुम यकीन करो 10 दिन में तुम बी लॉ का कोर्स खत्म कर लोगे। एक दो से वॉइस तो मैं तोड़ दिया बिजनेस कंपनी को, और बिजनेस लॉ में से कुछ चैप्टर हटा दिए, एजेंसी वगैरह सब, इतना सा कोर्स है वो। सिर्फ तुम्हें 10 दिन चाहिए उसको। 10 दिन में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी स्पीड स्लो है, अगर तुम्हारी स्पीड तेज है याद करने की, तो तुम 5-6 दिन में भी याद कर लोगे। एक दिन में 2-2 चैप्टर याद करना कुछ भी नहीं है उसके। वो आखिर में जो चीजें जो उसने इस दफा की इंक्लूड करी है, वो उसके वर्डिंग थोड़ी ट्रिकी है, वर्डिंग मुश्किल है उसकी। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है उसमें, वर्डिंग मुश्किल है उसकी। लॉ की कंपटीशन कमीशन वाली और इस तरह की जो उसने आर्बिट्रेशन वगैरह की चीजें आ रही, उसकी वर्डिंग मुश्किल है, उसको तो याद करना टफ है, बाकी तो सब याद करना भी आसान है। 4 चैप्टर हो गए शुरू। वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें इतनी याद कर, सी लॉ बी लॉ में कुछ भी नहीं है याद करने का। सी लॉ भी छोटा है, सी लॉ में भी छोटी चीजें इतनी नहीं है। मैं देखो अक्सर चीजें कटवाता हूँ कि ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, ये जस्ट रीड करना, तो वो इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करना, सही है। तो 2-3 चैप्टर बाद तुम लोगों के मेन है जो याद करने आने। एक तो इनकॉर्पोरेशन, सही है। नंबर 2 जो चैप्टर है होल आपको याद करने। एक मैनेजमेंट जिसमें डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा, सही है। तीसरा आपका मीटिंग, सही है। मतलब परफेक्ट छोटा चैप्टर है ना, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड प्रोस्पेक्टस, छोटे चैप्टर है, ये नहीं है एग्जामिनेबल नहीं है, छोटे चैप्टर है, हाँ ये पढ़ेंगे। और चौथा क्या है आपका मेन चैप्टर वाइंडिंग अप। ये आपका तकरीबन 60 नंबर का पेपर है, 60 से 70 नंबर का। इसके अलावा जो आपके पास डिविडेंड है, प्लस इन्वेस्टमेंट है, प्लस आपका चैप्टर 1 का सेक्शन 42-43 है, और इसके अलावा क्या है अकाउंट्स, बिल्कुल मॉर्गेज। ये टोटल मिला के आपके 25 से 30 नंबर का पेपर है यार। मॉर्गेज में तो कुछ भी नहीं था चैप्टर, ये भी इतना सा है, ये इतना सा था, चैप्टर 1 भी इतना सा था। चैप्टर 1 में डेफिनेशन से पढ़ के चले आना, बाकी 42-43 पढ़ लेना अच्छी तरीके से, सही है। इन्वेस्टमेंट में भी 2 सेक्शन है, 2 ही सेक्शन है इन्वेस्टमेंट के। एक तो डेफिनेशन बताता है एसोसिएट पर्सन, एसोसिएट कंपनी की, इसके बाद 3 सेक्शन है। इसके बाद वो बताता है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह होगी, और तीसरा वो बताता है कि इन्वेस्टमेंट कब कंपनी के नाम पे नहीं हो सकती, इंडिविजुअल के नाम पे। वो तो रट्टा सेक्शन है। इसके अलावा जो 3 टोटल सेक्शन है इसमें, डिविडेंड में भी 2 से 3 सेक्शन है। बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं डिविडेंड में कि आउट ऑफ द प्रॉफिट पे होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के गेन से नहीं होगा, सही है। कोई प्रॉपर्टी बाय सेल करेंगे उससे नहीं होगा, अनटिल अनलेस आपका बिजनेस वही है, सही है। तो बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो नहीं है, और इसके अंदर रट्टा सवाल का चांस कम है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट को ही वो घुमा के डालेगा, तो बेहतर है कि आप इसको पढ़ के जाएं, निस्बत आप रट के जाएं। वो हम इंशाल्लाह करेंगे, वही कर चुके हैं हम। नहीं, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड एसोसिएट पर्सन नहीं किया हमने दूसरा चैप्टर कर लिया इनकॉर्पोरेशन, तीसरा मॉर्गेज कर लिया, और पहला चैप्टर डेफिनेशन वाला जो पब्लिक प्राइवेट। इन्वेस्टमेंट नहीं किया अभी तक हमने, पक्की बात है। हाँ, ये सारे चैप्टर मेरे पास है। मॉर्गेज पे हमने रोक दिया था, सही है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम जो है इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि नया बैच का क्या सूरत रहती है, सही है। हो सकता है नया बैच बनने के बाद आप लोगों को जो है मैं 1 हफ्ते की क्लास रोक दूं, 1 हफ्ते की क्लास रोक दूं, फिर मैं क्या करूं कि उन लोगों को जो है ये 2 चैप्टर करा दूं, इनकॉर्पोरेशन और कंपनी। 1 हफ्ते में हो जाएंगे, हाँ 1 हफ्ते में हो जाएंगे। तो वो पढ़ के आए ना, पहले से पढ़ के आए ना। जो कंटिन्यू क्लास लगाएंगे ना, हफ्ते में 4 क्लासें लगा देंगे, 2 क्लासें इसकी, 2 क्लासें की, 1 हफ्ता 10 दिन बाद, फिर आप लोगों को फिर ये चैप्टर पढ़ना बहुत कीमती होता है। ये बेस है ना, ये नहीं पढ़ाऊंगा डायरेक्ट उनको यहाँ उतार दूंगा तो मसला नहीं। मॉर्गेज तो उनको एंड में ही पढ़ा दूंगा, कंपनी और ये पढ़ा के फिर आप लोगों को मर्ज कर देंगे, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से आगे ले आएंगे। तीसरे के बाद चौथा चैप्टर शेयर प्रोस्पेक्टस वाला है, उसके बाद फिर 5वां चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिविडेंड। हम जरूर ये सीक्वेंस फॉलो करें, इसमें कोई लिंक देखो, जहाँ लिंकेज है ना वो गुजर गया। अब हर चीज आइसोलेशन में, कंपनी बनती किस तरह है वो सीख लिया हमने, सही है। अब हर चीज आइसोलेशन में डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजन होंगे कि डायरेक्टर में क्या क्या करना है, डायरेक्टर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कब निकाल दिया जाएगा, क्या उस पर किस तरह इलेक्शन होंगे, किस तरह निकाला जाएगा उसको। चीफ एग्जीक्यूटिव में भी इस तरह की चीजें। अब मीटिंग में क्या, किस तरह की मीटिंग होगी, कितनी तरह की मीटिंग होती है, कौन कौन सी मीटिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आ गई। अब हर चीज आइसोलेशन में चलेगी। आइसोलेशन मतलब वो इटसेल्फ एक कॉन्सेप्ट है,
इन्वेस्टमेंट डिविडेंड इसका कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड क्या होता है, किस किस तरह का होता है, कब दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट बता देगा, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट क्या होती है, कब कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। माइंडिंग का बिल्कुल अलग है, कब कैसे कंपनी खत्म होगी, समझे ना। तो हर चीज अब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कंपनी हमने बना ली, अब हम सीख रहे हैं कि कंपनी में क्या क्या कौन कौन से इवेंट होंगे, तो क्या क्या चीजें करनी है। मॉर्गेज एंड चार्ज इटसेल्फ एक इवेंट था कि भाई आप लोन ले रहे हैं, चार्ज क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो चार्ज क्रिएट किस तरह होगा, किस तरह रजिस्टर होगा, सब हमने उसके अंदर सीखा, समझे। स्टडी टेस्ट पढ़ना जरूरी है यार नहीं जरूरी है, मैं बच्चों बता रहा हूँ, जो बच्चे का मदीना से मैसेज आया तो ये था कि सर मैंने आपके हैंडआउट्स पढ़े। एक और बच्ची थी या बच्चा था मुझे याद नहीं आ रहा, उसका मैसेज आया था कि सर मैंने सिर्फ आपके हैंडआउट से ही पढ़ा है और ये उससे करके कर लिया। देखो अगेन स्टडी टेक्स्ट 110% रिकमेंडेड होती है। कोई टीचर ये नहीं कहेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट की किताब है, आप ये नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूट की किताब को आप ना पढ़ें। मैं ये कहता हूँ कि यार देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बुक एंड नोट्स। नोट्स और बुक में फर्क क्या होता है, नोट्स होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कंपाइल्ड फॉर्म में, ओनली विद रिस्पेक्ट टू, या ओनली जैसे कहते हैं कि इसे टारगेट किया जाता है पेपर को, सही है। अब बुक में होती है एक्स्ट्रा चीज़ें, कहानियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको लगता है कि आप उसमें से मार्क करके चीज़ें कर सकते हो तो कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार टीचर ने जो मेरे लिए कर दिया वो बहुत है, तो उसको फॉलो कर लो, क्योंकि हमने वही काम किया है जो आप वहाँ किताब में बैठ के करोगे। वहाँ के इनकॉर्पोरेशन की हेडिंग डली हुई है और उस पर एक पेज पे लिखा हुआ है, तो आप पहले वो एक पेज पढ़ोगे, हाईलाइट करोगे काम की चीज़ें, सही है, बेकार चीज़ें उसमें से निकालोगे, एक्सप्लेनेशन को निकालोगे और फिर उसको याद करोगे, तुम्हारा टाइम ज़ाया होगा। 1 घंटे में अगर तुम्हारा पूरा काम हो रहा है तो वही काम नोट्स में तुम्हारा आधे घंटे में हो जाएगा। वो तो सही बात है, लेकिन एक अच्छी काम भी मिल जाती है। ऐसा भी हम जानते हैं, मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी थी प्लेज की, वो प्लेज मैंने स्टडी टेक्स्ट से यानी प्लेज और इसकी डेफिनेशन जो है ना, देखो प्लेज जो है ना पहले आता था, डिफरेंस बिटवीन चार्ज नहीं, बल्कि प्लेज जो हमारे कोर्स में नहीं है, उसने डाला हुआ है कि प्लेज मॉर्गेज और चार्ज का डिफरेंस पहले ज़माने में पूछा करता था, वो मैं कहीं से इंशाल्लाह कोशिश करके निकाल के दे दूंगा तुम लोगों को, जब डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज, इस तरह करके डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज जो होता था वो मैं निकाल दूंगा। बाकी ये कि देखो ये तुम ज़रूर कर सकते हो कि तुमने एक चैप्टर मेरे नोट से पढ़ लिया, वो चैप्टर स्टडी टेक्स्ट में चले जाओ, इस टेक्स्ट में जाओ, इस टेक्स्ट में देखो तुम्हारा क्या क्या चीज़ें कवर हो गई। अगर तुम्हें लग रहा है यार ये चीज़ कवर नहीं हुई, और मुझे बता दो कि सर ये चीज़ नोट्स में नहीं है, आप करा दें, मैं करा दूंगा। लेकिन मैं कभी भी मना नहीं करूंगा स्टडी टेक्स्ट से पढ़ने से। अगर स्टडी टेक्स्ट से आपको याद करना है तो स्टडी टेक्स्ट से याद करें, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि टीचर कोई भी अगर नोट्स बनाता है तो नोट्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को जो है, रुक जा, स्विंग पे चला गया, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए किताब बनाई। ये किताब हमसे पैसे थोड़ी मिलते हैं हमें, ये किताब कोई वो वाली ऑथर वाली किताब थोड़ी है, और ये भी कंपाइलेशन होती है। हम भी नोट सामने स्टडी टेक्स्ट सामने रखते हैं कि भाई देख लें क्या क्या, सॉरी सिलेबस सामने रखते हैं, सिलेबस सेक्शन उठाए, सेक्शंस नंबर, और कंपनी लॉ सामने रखा और अपना बना लिया। कहीं लगता है क्या बिल्कुल सेक्शन की बहुत ही हल्की वर्डिंग है तो एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अगर लगता नहीं है ये सेक्शन मुश्किल है, वर्डिंग मुश्किल है, बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो अपनी वर्डिंग में लिख देते हैं। अगर लगता है कि नहीं है सेक्शन तो था लेकिन बहुत ही एक ही पैराग्राफ में सब कुछ ठूस दिया और उसके बुलेट्स बना देते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स बना देते हैं। हम यही तो कर रहे होते हैं। जैसे कि ओपन बुक हो गया है, कंपनी और बिजनेस वाली, ये तो ओपन बुक ही हो गया है कि तो पहले से ही थ्योरी होता है। ये सीए फाइनल में ओपन बुक है ना, सीए फाइनल में फिर सिनेरियो पे सवाल आते हैं। हाँ सीए फाइनल में ओपन बुक है, यहाँ पे इसको ओपन बुक उन्होंने नहीं रखा है। मैं उसमें सब पूरा रट्टे वाला सवाल दे दिया ओपन बुक में से, देख के बाद बच्चे साथ लेंगे सिनेरियो बेस दे। नहीं ऐसा नहीं होता। अगर वो ओपन बुक रख रहे हो तो दायरे आप लोगों को उस तरह की देगा कि आप लोग जो है एज इट इज सुना छापे ना। जैसे ऑडिट एक ज़माने से ओपन बुक था सीए फाइनल का, है अभी भी, ऐसे थोड़ी कि वो स्ट्रेट सवाल दे देते। लॉ नहीं पूछेगा वो डायरेक्ट लॉ नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछेगा, लेकिन आपको अप्लाई करना आना चाहिए किस तरह से आप उस सेक्शन को। भी हरी चाय कब से रखी है, आप चाय ठंडी करके नहीं पीता, भूल गया मैं। तो ये जो है आप चाहें तो स्टेटस बिल्कुल को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछो। मेरे पास फिजिकल कॉपी नहीं है, मेरे पास यूएसबी है, डाउनलोड सही है।
USB से सही है, यूएसबी से देख लो, अच्छी वर्जन में फिर प्रिंट करोगे उसको 1000-1200 रुपये ले लेगा वो तुमसे, 1500 रुपये, बस सही है, बेकार है, उसको फिर प्रिंट नहीं करो। और कुछ चीज़ ऐसी लगती है तुम्हें जो यार तुम्हें यहाँ से आसान लग रही है याद करने में, कि तुम्हें लग रहा नहीं यार ये एक्सप्लेनेशन अच्छी है, तो तुम कर लो। मैं जो नोट बनाता हूँ वो मैं लॉ को देख के बनाता हूँ, लॉ में जितना लिखा है मैं उसको कवर करता हूँ उससे, उस पर्टिकुलर सेक्शन में। अब ICAP की स्टडी टेक्स्ट जो है उसको फर्दर एक्सप्लेन करती है, तो अब आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि इसमें लॉ क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। ये तो पहले आप जाके लॉ पढ़ें, फिर लॉ उसको कंपेयर करके हाईलाइट करें स्टडी टेक्स्ट में लॉ क्या है, वो फिर आपका टाइम लगेगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि स्टडी टेक्स्ट से अगर आपको लगता है आप बिल्कुल करें, लेकिन बुक बनाने का मकसद जो होता है वो यही होता है कि आप लोगों के टाइम को सेव किया जाए और टीचर के टाइम को भी सेव किया जाए। अब मैं आगे स्टडी टेक्स्ट खोल के बैठी हूँ तो मैं तो लग गया, मेरे टाइम बहुत लग जाएगा। लेंदी इसी वजह से है ना कि वो बुक है, और स्टडी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर उसमें ऐसा बना है कि पहले उसमें डेफिनेशन दिए और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल साथ दिया उसमें डिब्बे में, उसके बाद हाँ मैंने देखी है तो आप फिर पास से टॉपिक वाइज भी दिए हुए उसने। चैप्टर के एंड पे उसने स्टिकी नोट्स भी बना दिए। हाँ वो उनका शुरू से पैटर्न ही रहा है ना, पैटर्न ही रहा है, की पॉइंट्स के नाम से वो बना देते हैं। MCQ वगैरह भाई MCQ अच्छा कुछ नहीं होता है, मैं बोल के थक गया, मैं 2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। MCQs कुछ भी नहीं होते, कोर्स पढ़ लो MCQs ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। MCQs के चक्कर में टाइम ज़ाया नहीं करो, पहले तो फिर भी 30 थे अब 15 है, मैं ये नहीं कह रहा 15 इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन MCQs का कोई ताल्लुक नहीं है। टीचर कितने MCQs बना के दे देगा, ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने 200 MCQs बना लिए, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनके MCQs उठा लो, देख लो ICAP के MCQs से कंपेयर कर लो, क्या वो टक्कर के हैं? टक्कर के हैं उनके MCQs? बना सकते हो 4-4 लाइनों के MCQs, बना के दिखा दें 4-4 लाइनों के MCQs। वो बंदा 6 महीने बैठ के ऊपर बना रहा है, अगेन आप कोर्स को तरीके से पढ़ें, ऑटोमेटिकली आपके MCQs हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है MCQs में, वही सब है यार। वहाँ वो थ्योरी की फॉर्म में पूछ रहा है, वहाँ वो एक ब्लैंक दे देगा बीच में। अगर तुम्हें वो सेक्शन पता है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो आओ, ये तो और आसान है तुम्हारे लिए। सवाल को तो फिर भी ड्राफ्ट करना है, वहाँ से तो एक ऑप्शन उठाना है। 8 से 10 उसके अंदर आसान होंगे, 4-5 अगेन मुश्किल होंगे, वो 30 नंबर में कवर होंगे, जो 30 में क्या था डिफिकल्ट। देखो MCQs ना, मैं बता दूँ बड़े क्यों बना रहा है, बड़े से तो बना रहा है ताकि आपको जो टाइम लगे उसको करने में। ऐसा ना हो कि बच्चा 1-आधे घंटे पहले पेपर करके बैठा हुआ है, समझे ना। ये तो ये कह रहे हैं MCQ के बना दे, सवालात में कम नंबर दे, 5 नंबर का सवाल उसको 4 एलोकेट करे, 4 नंबर का उसको 3 एलोकेट करे, फिर वहाँ बच्चा परेशान होगा कि यार ये क्या बात हुई यार, मैं तो इतना नंबर बड़े सवाल लिख रहा हूँ और ये नंबर ही कम दे रहे। तो वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है पेपर को। बैलेंस किस तरह कर रहा है कि वो जो आपके MCQs में भी आपको 15 नंबर के जो आपके MCQs हैं वो आपको उसमें लग रहे हैं 20 मिनट पढ़ के करने में, वो उसका पर्पज अचीव हो रहा है। 15 नंबर को जब वो 1.8 करेगा तो उसके वही 22-25 मिनट जो होते हैं वो आपसे कवर करवा रहा है। जब भी वो आपको बड़े बड़े लंबे MCQs बना के दे रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमने MCQs बना दिए हैं, वह आई डाउट, मैंने देखे नहीं है, आई डाउट कि वो MCQs इस टक्कर के हों कि वो ICAP को टच करें। वो किताबें कहीं से उठाई हैं उन्होंने, तो ये बाहर की किताबें, इधर उधर की किताबें उठा के उन्होंने कॉपी पेस्ट करके वहाँ के गोरे का नाम जॉन से हटा के उन्होंने जमशेद कर दिया। मुझे पता है ना वो कि जो 200 MCQs नहीं बन सकते ना इस तरह, हमें पता है ना। मैं एक पेपर बनाता हूँ, मुझे पता है मैं कॉपी कहीं से नहीं करता, कंपेयर करके दिखा दें उसको, कई सवाल से कॉपी नहीं होगा, पूरा दिन लग जाता है एक मॉक बनाने में, तकरीबन 10 से 12 घंटे लगते हैं। वो तो फिर भी 6 महीने बैठता है बना नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मुश्किल होती है ये चीज़ें बनाना। वो कह रहे हैं 200 MCQs बना लिए, तो 200 MCQs कहाँ से बना लिए आपने यार? मेरा भाई जो है वो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा है वेरी यूनिवर्सिटी से। अच्छा माशाल्लाह। मैंने बिजनेस लॉ टैक्सेशन देखा, वो जो सर ने सवाल कराए थे क्लास में, बस एक टॉपिक पे एक सवाल कराया, वही सेम टू सेम बस वैल्यू चेंज करके एग्जाम में दे दिया। तो उनके अपने हाथ में होता है ना, उनके अपने हाथ में, ये तो फर्क है ना यूनिवर्सिटी में और उसमें। वहाँ आपका टीचर ही एग्जामिनर है। ये तुम क्या पढ़ रहे हो, इस पे वो कुछ हो रहा है कि ये देखो मैं तुम्हारा वाला कोर्स पढ़ रहा हूँ CA वाला, मैंने उसको देखा ये तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, मेरे तुम डॉक्यूमेंट्री लेवल देखो, अपना डॉक्यूमेंट्री लेवल देखो। देखो यही तो डिफरेंस है। देखो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में देखो आज भी जो इंडस्ट्री के जो लीडर हैं वो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सबसे पहले ये आते हैं, इसके बाद जो है वो आपका ये आता है CMA ICMA वाले, इसके बाद आपका ये आता है, सही है, इसके बाद आपके मास्टर्स
और ये BBA MBA से ऑल्सो मास्टर, मतलब मास्टर्स BS वाले आते हैं। इसके बाद आपका BCom आ जाता है, MBA भाई मास्टर्स आ गया ना। इसके बाद आपका ये इंटरमीडिएट आ जाता है, मैट्रिक इंटर, जो अगर किया हुआ है कोई ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब CA इंटर में कुछ नहीं गिनना ना, मतलब मैं CA को एक क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ। ये आपकी आज भी जो है आपका, ये जो है आपका मार्केट लीडर है, ये रोते रहते हैं, इनका काम सिर्फ रोना है जिंदगी में, ये लिखवा के लाए, सिर्फ रोते ही हैं। इनके कहीं भी जाओ, इनके 2 बात शुरू होने के बाद इनके CA वालों की बुराई करना शुरू हो जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकली 2 दफ़ा इंस्टीट्यूट गया हूँ इनके, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग थी, 2 दफ़ा गए, वो 5 मिनट बाद उनका कहीं ना कहीं से वो CA को घिसड़ के ले आते हैं। ये इनकी प्रोफेशनल जेलिसी की हाइट है, ये इनसे हम एब्जॉर्ब नहीं होते। ये बने 1951 में, भाई तुमने अपना नाम खुद रखा मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्यों रखा? तुम ICAP बना लेते। जगह थी तो एक नया इंस्टीट्यूट बना जिसने चार्टेड अकाउंटेंसी को फॉलो किया, जो ग्लोबली बनता है, 1961 बना। अब तुमने अपने नाम में लिख दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब तुम कहते हो हमें ऑडिट दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अपना अपना डोमेन देखो ना, तुम लिख के लिखवाया तुमने अपना नाम, उस हिसाब से काम करो। नहीं, वो कहते हैं हम यहाँ घुसेंगे। भाई ये भी तो तुम्हारी बॉडी है यार, पाकिस्तान की है, उनको करने दो। तुम कहते हो हम भी वही काम करेंगे जो ये कर रहे हैं, तो ये रोते रहेंगे। ये आज ये पहले से रो रहे हैं 50 साल से, आगे भी 40-50 साल तक क़यामत ये रोते ही रहेंगे। मेरे खालू के भाई हैं, वो CA में है, वो उनको मैंने बात करते सुना, वो बोले सबसे ज्यादा मतलब जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं। वो असल में इनकी एजुकेशन में शामिल कर देते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने आज तक कभी जिक्र नहीं किया SCCA, ICM में सिमा, ये ऐसे उनकी एजुकेशन में शामिल है। जैसे इंडिया ने ना, कोई भी किसी को भी वो करना हो, प्राइम मिनिस्टर बनना हो, वोट लेने हो, बस सीट लेनी हो, तो क्या करता है पाकिस्तान की बुराई, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। नरेंद्र मोदी कैसे आता, पाकिस्तान को दुनिया हस्ती से मिटा देंगे, आइसोलेट कर देंगे, ओ भाई इंडिया ने वोट दिया उसको दबा के, सही है। तो इनकी एजुकेशन का हिस्सा है, इनकी एजुकेशन का हिस्सा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे, कुछ नहीं करते, हम इनके बराबर, हम ये, हम वो। जब इनका बच्चा इंडस्ट्री में आता है तो इतनी अंदर अपने खुन्नस लेके आता है कि वो प्रोफेशनल जेलेसी की बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हाइट है इन लोगों के अंदर। हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं करते इनसे कॉम्पीट। हम कहते हैं कि सही है भाई, तुम अलग हम अलग, हमारे अंदर नहीं है। हमने एक ज़माने में इनसे बहुत कॉम्पीट किया, इनको थले लगाया, लेकिन हमने इनको कभी नहीं किया। ACC के साथ कंपटीशन हो भी नहीं सकता क्योंकि वो तो इंटरनेशनल नहीं, ACC का बिल्कुल सकता है, आपकी जैसी पढ़ाई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी, CA में थोड़ी है, ICM में थोड़ी है, सीमा थोड़ी है, ये आपकी जैसे हैं, इनके साथ बिल्कुल हो सकता है। ये तो जब भी तो इनसे सबसे ज़्यादा मसले होते थे, हम ये कहते थे कि हम भी यहाँ फॉर्म बना के बैठेंगे, हम भी ऑडिट करेंगे। इनको जब भी तो भगाया, मतलब इस काम से हटाया इनको। पहले जब ACC आया था तो ICAP में सिर्फ 2 पेपर देते थे, आप क्वालिफाई हो जाते थे। ACC की आपने 2 पेपर दो, CA क्वालिफाइड। फिर उन्होंने क्या किया, नहीं कम करी, फिर उन्होंने कहा CA इंटर तक देंगे हम, सही है। 8 पेपर हो गए, CA इंटर 12 पूरे, पहले तो ABCD होता था ना 12, और वो कब खत्म किया, 2011 में इन्होंने ये खत्म कर दिया। 2011-12 से जो है ये लोग ले आए आपके, बस 6-7 पेपर शुरू कर देते हैं। वरना क्या 6-7 पेपर की एग्जामिशन की बात, हाँ इंटर नहीं होता SCC करने के नहीं भाई, क्या बहुत टाइम हो गया, खत्म हो गई एग्जामिशन वाली। 6-7 पेपर, उसके बाद तो 6-7 पेपर एग्जाम होते हैं, बाकी 6-7 देते हैं, फिर ये आर्टिकल करते हैं। फिर आसान था ना यार, वहाँ के 14 पेपर ही इनके वैसे निकल जाते थे, 2-4 में ही फंसते थे, निकाल लेते थे। 3 साल में ACC किया, यहाँ 2 पेपर दिए, क्वालिफाई हो गए। 6-7 तो पार्ट्स तो खाली PRC में ही है हम तो ये टैक्स का एग्जाम हो गया। अब ये मुझे नहीं पता कौन से एग्जाम थे पेपर, लेकिन ओवरऑल जो इनके पहले इंटरमीडिएट में 6-7 एग्जाम थे। टैक्स एग्जाम था इनका नहीं टैक्स नहीं, सॉरी ऑडिट एग्जाम था इनका, कॉस्टिंग वगैरह इस तरह के सब एग्जाम थे। टैक्स देते थे ये, लॉ देते थे ये, इको भी देते थे मेरे ख्याल से, इको देते थे ये, हाँ इको देते थे ये, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन कि 6-7 पेपर ये देते थे। CA इंटर वाली एग्जामिनेशन किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए नहीं है? नहीं मेरे ख्याल से इनमें है, मेरे ख्याल से ICM में है। आर्टिकलशिप तो सबको करनी है, आर्टिकलशिप करनी है इनको, सबको करनी है। यही हमारा हमें वो मिला हुआ है आर्टिकलशिप का, हमें एज ही आर्टिकलशिप का। हमारी पढ़ाई में आर्टिकलशिप भी तो जो है हमें जब डिफरेंशिएट करती है, आर्टिकलशिप पढ़ी होती है। इनको आर्टिकलशिप उनकी पढ़ाई का हिस्सा नहीं है ना, हमारी पढ़ाई का हिस्सा है आर्टिकलशिप। बट हमारा बंदा जब एक्सपीरियंस होके निकलता है, ऑब्वियसली बात है, एक्सपीरियंस होकर निकलता है, हमारे बंदे की मार्केट में वैल्यू होती है। अब आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, 10 जगह ऑडिट कर रहे हो, आप नजरों में आ रहे हो, यही चार्टर्ड अकाउंटेंट देखो कितने काम करते हैं,
ये देखो ये काम वाले बच्चे हैं, इनको काम आता है, ये तेज होते हैं, तो वो फिर हमारे बड़े बड़े हमारे लोग बैठे हुए हैं सारी जगहों पे। फिर आए फार्मास्यूटिकल में इन लोगों का होल्ड बहुत है, फार्मास्यूटिकल में ना इन लोगों का होल्ड बहुत है। अदर देन फार्मास्यूटिकल आपको सीए ही दिखेंगे। बैंक्स और मीज़ान बैंक के सीईओ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीईओ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीईओ के अलावा सीएफओ की मैं बात कर रहा हूँ, जो अल्टीमेट पोजीशन होती है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंस फंक्शन, तो वहाँ आपको यही देखेंगे। अदर देन फार्मास्यूटिकल में ये बहुत है, पता नहीं कहाँ से आके टपक गई। फार्मास्यूटिकल में ये फाइनेंस में बहुत है। ये तो फिर भी फाइनेंस का था, जो पीसीबी का चेयरमैन थे एहसान मानी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अलग ही पूरी स्पोर्ट्स की फील्ड है, उसमें चार्टर्ड अकाउंट। बिल्कुल, एहसान मानी अब तो नहीं है, अब तो नहीं अब रमीज आजा है, रमीज आजा भी पता नहीं कब हटाते हैं उसको, वो भी हट ही जाएगा। उनको लाया ना, किसको लाया, निज़ाम सिटी को लाएंगे वो। नहीं अच्छा है वो, पता है वो बहुत, उसकी नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। वो ना इंडिया से ज़्यादा सीरीज उसी ने तो कराई थी। सॉरी पीएसएल वही तो लाया था। वो कहाँ उसने मतलब लेकर आया अगले साल आधी टीमों को। यार बोरिंग असल में इस वजह से कि हमारी आवाम को वो क्रेज नहीं है जो इंडिया में। आप कराची की आवाम, जब कराची में मैच होता है आवाम का रेशो देखो और लाहौर में देख लो, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको। लाहौरी बैक टू बैक मैचेस में भी आ जाते हैं, कराची की आवाम बोर है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे भी होंगी यार, तुम्हें क्या लगता है वहाँ नहीं होंगी? तुम्हें क्या लगता है वहाँ, मुझे पता है ये सारी चीज़, तुम्हें क्या लगता है वहाँ नहीं होंगी? लाहौर में नहीं, कैसे कम होंगी? वहाँ भी इस तरह की होंगी, वो रोड वो ब्लॉक करते होंगे। तो मैं स्टेडियम का फ्लाईओवर भी आता है ना, इस वजह से यहाँ पे मसले होते हैं। चलो और कोई सवाल है तो बताओ। और कोई सवाल नहीं है, इंशाल्लाह फिर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सही है, आज का क्लास का बुलाने का मकसद यही था कि आप लोगों का थोड़ी सी इंटरेक्शन हो जाए। सही है, थोड़ा सा मोराल और मोटिवेशन हाई हो जाए। पेपर कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें जो है अपने फुल एंड फाइनल करके रखो। दो चीज़ों का इसके अंदर ख्याल रखो कि एक तो ये कि ताकि इट शुड बी अ गुड मिक्स बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। सही है। सेकंड, इट शुड कंटेन गैप्स होने चाहिए। बावजूद आपकी अच्छी वाली तैयारी जो है बगैर गैप मिलने के वजह से आप फेल हो जाते हैं उस पेपर में। सही है, गैप होने चाहिए, एक दिन का मिनिमम गैप हर पेपर में है। जब आपके पास ऑप्शन है, आप लोग के पास वो नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है 1-2 ग्रुप ए ग्रुप बी वाली या जो भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाली, तो आप लोग जो है उसको फुल जो है उसका फायदा उठाएं। इस तरह का के बाद हो जाएगी हमारे ऊपर में रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट में, चलो तो जो अभी जो लास्ट अटेम्प्ट में जो है उसको फुल जो है फ़ायदा उठाएं, ताकि जो है आप लोगों का जो है टाइम जो है, देखो आखिरी तो दिन का रिवीजन की बहुत अहमियत होती है। ये आप लोगों को पता है, पेपर दे चुके हैं आप लोगों को AFC के बच्चे नहीं हो कि मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करूं। अब एक लाइन भी बोलता हूं तो आप लोगों को उस लाइन का मतलब पता है कि आखिरी दिन की कितनी अहमियत होती है, कि आप उसमें मेन चीज़ें घुमा लेते हैं। अगेन एज द कोर्स गोज ऑन, मैं अपने पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की भी चीज़ें बताता रहूँगा कि आखिर में किस तरह से लेके चलना है उसको। सही है, डिफरेंट तरीके से मैं बताऊँगा। बस मैं एक आखिरी बात ये करूँगा, उसके बाद क्लास को ऑफ करूँगा। जब अप्रोच को मेरी फॉलो करें, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन आइंदा भी मेरी अप्रोच को फॉलो करें, इंशाल्लाह ये पेपर निकल जाएगा। ठीक है, मेरे पास हमेशा वही बच्चा आया है जो किसी की 3 दफ़ा 4 दफ़ा 2 दफ़ा पेपर रुका हुआ है, निकला ही है। सही है, आप लोगों की जब थोड़ा सा आ जाए, बस जिसे कहते हैं कि एफर्ट, यहाँ से इंशाल्लाह आपको 100% मिलेगा, निकल जाएगा। ये पेपर की ज़्यादा टेंशन नहीं लो, दूसरे पेपर्स को देख लो अपने हिसाब से, जिस तरह मैं कह रहा हूँ उसको कर लो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कोर्स भी इसका कम है, इतनी कोई चीज़ें नहीं है इसके अंदर। 9 चैप्टर हैं, 4 बड़े बड़े चैप्टर हैं, बाकी छोटे छोटे हैं, 2-2 3-3 घंटे में याद होने वाले चैप्टर्स हैं। अगेन ये कोर्स को भी अगर मैं कहूँ कि तुम सुबह उठो और शाम तक पढ़ो, तो बहुत से बहुत 12 से 15 दिन के अंदर ही तुम याद कर लोगे। 12 से 15 दिन में ये कर लोगे सी लॉ। सही है, बी लॉ जो है तुम 10 से 12 दिन में कर लोगे। और अगर कोई तीसरा सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे FAR है किसी का, या टैक्स है, उसको अगर 20 दिन में भी कर लोगे तो क्या बना, ये 20 बार 10 30 और 12 कितने हो गए, 42 दिन में तुम 45 दिन में पूरा कोर्स खत्म कर लोगे, 1.5 महीने में 45 से 50 दिन में। सही है, तो वो इतना कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है कि आपका जो है कोर्स बहुत बड़ा है, वैसे कोई कोर्सेज बड़े नहीं है। सही है, तो ये कि आप लोग जो है इसमें बस तरीके से स्मार्ट स्टडी को जो है फोकस करें। स्मार्ट स्टडी आपको टीचर गाइड करता है, टीचर को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टडी जो है वो स्मार्ट स्टडी बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।